हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आज मैं रैंडमली आई हूँ व्लॉग बनाने के लिए। बहुत से मैंने कमेंट्स देखे अपने वीडियोस पे। बहुत टाइप्स ऑफ कमेंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, कितने लोग के क्वेश्चंस थे तो कितने लोग वहीं जो है अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस के जो है रिप्लाई किया जाए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं मेरी कैथेटर को लेके। कितने लोग पूछ रहे हैं कि आप डायलिसिस जो है कहाँ से करवाते हो, आपके कैथेटर जो है वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, आप क्या चेंज नहीं करवाते हो उन्हें। तो सबसे पहले मैं जवाब देने वाली हूँ कि यहाँ भी जो है ना, मेरी डायलिसिस जब स्टार्ट हुई वो तो स्टार्ट हो गई थी सफदरजंग से ही स्टार्ट हो गई थी, आप लोगों को पता है। उसके वहाँ पे फ्यूमरल पड़ा था मुझे दोनों पैरों में। एक में डाला, 10 दिन बाद निकाल के दूसरे पैर में डाल दिया। उसमें वहाँ से भी निकाल के मेरे गले में डाल दिया, गले में से निकाला, फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई। फिर जिम्स में गए, फिर जिम्स में भी फिर दोबारा उन्होंने मेरे लेफ़्ट वाले लेग में डाला। तो जिम्स में जो है जितने दिन थी वो पैर से ही हुआ मेरे, ठीक है, फेमरल ही होता था फिर से। उसके बाद जब मैं अपोलो चली गई, लाइक 1 मंथ बाद अपोलो जब मैं गई, फिर वहाँ पे जाके नेकलाइन पड़ी मुझे। वहाँ कुछ दिन उन्होंने फेमरल से किया, बट फेमरल से करने के बाद से उन्हें लगता है इन्फेक्शन हो जाएगा मुझे, फीवर क्योंकि नहीं वहाँ भी उतर नहीं रहा था मेरा, फीवर लगा ही रहता था मेरा। तो अब उन्होंने क्या किया, मुझे यहाँ पे नेकलाइन डलवाया। और उसके बाद से जो भी 1-2 डायलिसिस बची थी मेरी वहाँ होती थी। और वैसी बात है, पानी भी नहीं जाता था बॉडी में मेरे, क्योंकि कुछ खाती पीती नहीं थी मैं। वो जो लिक्विड दिया जाता था नाक के थ्रू वो भी वॉमिट होकर बाहर निकल जाता था, तो मेरे बॉडी में उतना पानी बनता ही नहीं था। तो डायलिसिस वाज लाइक 3 दिन के बाद कभी डायलिसिस होती थी, कभी 2 दिन हो जाता था। तो ऐसी ही डायलिसिस होती थी वहाँ पे। और क्योंकि पता नहीं चलता था कि ड्राई वेट कितना है आपका, बेड से तो उतर ही नहीं सकती थी मैं, तो ड्राई वेट कितना है कितना नहीं है ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं होती थी। तो मेरा बस जो दिसंबर का ये जो है ना गले का आईजी वो डाला हुआ है। एक तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि वेन्स जो है वेन्स ही ढूंढने में रह जाते हैं हम लोग कि किधर है किधर नहीं है। और उसके बाद से जो है ये पड़ता है गले वाला। तो मेरा राइट साइड ये देख रहे हो, ये मेरे पहले ट्रांसप्लांट का है और इधर कोई भी चांस नहीं है यहाँ डालने के लिए, तो उन्होंने लेफ़्ट साइड ट्राई किया। ये भी निकलने के बाद से मैं ऐसे ही होने वाला है आई थिंक। तो मतलब पूरी बॉडी हम लोग की जो है इधर से होल उधर से होल कर ही देते हैं ये लोग। और उसके बाद से अभी जो है मेरा डायलिसिस के लिए तो सबसे पहले बात होती है कि एक आपको हाइजीनिक हॉस्पिटल भी ढूंढना पड़ता है। आजकल तो इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं डायलिसिस के कि स्लॉट मिलना ही मुश्किल हो जाता है। पहले तो स्लॉट्स अवेलेबल भी रहते थे, अपोलो में भी बिल्कुल स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो जिस टाइम आपको बुलाया उस टाइम आप चले जाओ तो बेटर है। अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर, एक तो वो इतना सुनाते हैं, ऊपर से क्या होता है कि आपका स्लॉट किसी और को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। इससे पहले भी मेरा होता था, मतलब फर्स्ट ट्रांसप्लांट में जब मेरे डायलिसिस होता था जेपी हॉस्पिटल में होता था। अब जो हो रहा है वो मदरलैंड में है, सेक्टर 119 में है। बहुत अच्छा है, बहुत हाइजीनिक सा है। रीना केयर जो डायलिसिस है उसमें बहुत हाइजीनिक है, वहाँ के स्टाफ्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। एक तो क्योंकि ना डायलिसिस के टाइम एक एनवायरनमेंट भी अच्छा सा होता है, तो आपका टाइम जो है अच्छा सा बीत जाता है। प्लस वो लोग ध्यान बहुत रखते हैं, लाइक थोड़ा सा भी मशीन बोला, क्यों बोल रहा है, किस रीज़न से बोल रहा है, आके फ्लो में कमी आ गई या फिर कोई और इश्यू दिखा रहा है, तो दे आर ऑलवेज। आपकी बीपी लो होने लगी थी है सडन से, तो पानी जो है बंद कर देते हैं चलाना, प्रिकॉशंस दे देते हैं, जिससे आप तो जो है इजी फील करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए कि एक ऐसे टेक्नीशियंस हो एटलीस्ट कि पेशेंट्स पे अच्छे से ध्यान रखे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ है, बट है प्राइवेट। लाइक यहाँ पे ले दे के भी चार्जेस मेरे अराउंड पड़ जाते हैं आराम से। नॉर्मल तो ऐसे 3.5 तक जाते हैं, बट जिस दिन इंजेक्शन लगती है ज़ायरोक्स 10x वाला, उस दिन है मुझे आई थिंक 4,500 पड़ जाता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ आने लगते हैं। तो उसके बाद से अभी हम थोड़े से उसमें है कि कोई कार्ड बनवाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डायलिसिस में कम
प्रॉब्लम आए मेरे अभी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मैंने डोनर का भी बता दिया आप लोगों को, अभी अपने पिछले ब्लॉग्स में मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं है, और ट्रांसप्लांट का भी कुछ है नहीं, तो डायलिसिस पे ही तब तक रहना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान में देनी है। तो अभी आप लोग जो क्वेश्चन कह रहे थे कि आपका आईजे कैथेटर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी रीज़न से मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना भी पर्माकैथ के लिए वो लोग बोल रहे हैं, तो पर्माकैथ के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उसमें भी प्लेटलेट्स वगैरह देखते हैं कि आपके प्लेटलेट्स कितने हैं कितने नहीं हैं, और उसके बाद से है तो उसमें भी एटलीस्ट बता रहे हैं कि अपोलो हो या फिर मैक्स हो, आपका नियर अबाउट 50,000 तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी जो है थोड़े और भी अभी खर्चे हैं हमारे, तो हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्योंकि एडमिशन वगैरह भी है बच्चे का, तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं बार बार मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तब तक ये जो चलता है इसको इन्फेक्शन से बचा के रखना है प्रॉपर्ली। तो बस इसीलिए अभी जो आईजे है अभी चेंज नहीं हो रहा है मेरा, और अभी बस कुछ टाइम बाद ही हम कोशिश करेंगे कि पर्माकैथ ही हो जाए। कहते हैं कि पर्माकैथ से जो है फ़्लो भी अच्छा आएगा और डायलिसिस प्रॉपर्ली होगी। अभी जो है ना कभी कभी डायलिसिस मेरी अच्छे से नहीं हो पाती है, इट्स लाइक 150 पे ही चलता है स्पीड इसकी, तो कहते हैं उसमें डायलिसिस अच्छी नहीं हो रही है, तो उनके अकॉर्डिंग की फ़्लो नहीं अच्छा आ रहा है, फ़्लो की इश्यू हो जा रही है आपको बार बार, सो दैट्स वाई दे आर टू लाइक कि पर्माकैथ आप लगवा लो। सो आई विल सी फॉर दैट, एंड मैनी थिंग्स आर लाइक दिस। आप लोग भी और पूछ रहे हो कि सेकंड ट्रांसप्लांट का क्या है, तो मैंने अभी बता भी दिया है आप लोग को कि सेकंड ट्रांसप्लांट में अभी टाइम है, और जैसे कुछ होगा मैं सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट करूँगी। रहा सवाल मेरे डाइट चार्ट का, तो मैं कोशिश करूँगी डाइट वाली वीडियो आप लोगों से शेयर करने के लिए। मैंने ये भी बोल रखा था कि मेरा जो टीबी का मेडिकेशन है उसके लिए प्लस डायलिसिस के लिए मैं दोनों की मुझे डाइट फॉलो करनी पड़ती है, इसीलिए मुझे हाई प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना आता है। मैंने नॉनवेज वाली अपनी वीडियो डाली, तो उसमें कमेंट भी आए कितने लोग के आप नॉनवेज खा रहे हो, किसी का टुकड़ा करके ऐसे खाना अच्छा होता है क्या। सो आई वुड लाइक टू से कि देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही एक हूँ दुनिया में जो खा रही हूँ, शायद चीज़ें हम बचपन से देखते हैं खाते हैं लोग, तो हम भी खाते, नहीं खाता कोई देखा तो नहीं खाते। आजकल बहुत लोगों ने छोड़ दिया है खाना, तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरा भी दिल करेगा नहीं खाने का, मैं भी नहीं खाऊंगी। वैसे भी हम लोग का जो होता है महीने को कभी एक बार खा लिया 2 बार खा लिया ऐसा वाला होता है, हम रोज़ वाले नहीं हैं। लेकिन अभी डॉक्टर का है कि हर चीज़ खाओ, तुमको जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो चीज़ खाओ, ताकि बस तुम्हारे शरीर में ताकत आनी है। मैं इतनी ताकतवर अभी नहीं हो पाई, 2-3 चीज़ें अगर इधर उधर कर लेती हूँ मैं ना, तो ऐसा लगता है सांस फूल रही है, मेरी थकान हो रही है। तो भाई मुझे पता है ना मेरी बॉडी अभी किस हिसाब से है। आप पनीर खा रहे हो, क्या वो शुद्ध पनीर है? आप बोल रहे हो वेजिटेरियन हो आप, पनीर में प्रोटीन, तो क्या वो शुद्ध पनीर है? उसमें भी तो आप सुनते हो आजकल लोग बोल रहे हैं पनीर खाने से तबीयत ख़राब हो जा रही है, ये हो जा रहा है। तो अगर आदमी ऐसे जाए तो कहीं भी प्रोटीन नहीं है। सीड्स खाते हैं, सीड्स में भी, तो फिर मैं सीड्स भी खाती हूँ, और चिकन मैं रोज़ रोज़ खाती नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं खाऊँ भी तब भी मुझे ये लगता है कि क्यों हमें दूसरों को जज करना है किसी के खाने पीने के अकॉर्डिंग। जिसका जो मन करे वो खाए वो पिए, उसकी लाइफ है, उसको सोचने दो। आप क्यों टेंशन लेते हो दूसरों की लाइफ से, राइट? तो यहाँ मैं बैठ के जो है मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करती, मैं अपने ब्लॉगिंग में अपना दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अगला बंदा मेरे से मोटिवेट ही और डीमोटिवेट ना हो, और मुझे दूसरों के ऊपर कमेंट करना नहीं आता है। सो प्लीज़ अगर आप मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, और बस यही सारी चीज़ें हैं। गाइस अभी मैंने सीबीसी और केएफटी अपनी कराई थी। जब हम डायलिसिस के लिए जाते हैं तो वो लोग टेस्ट मांगते हैं कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, पोटेशियम कितना है, तो पोटेशियम फ्री लगाना है कि नहीं लगाना, उस अकॉर्डिंगली। तो अभी मेरा क्रिएटिनिन जो आया है वो 7 आया है, यूरिया जो आया है 148 आया है, प्रोटीन 7 आया है जो कि लगभग ठीक है, 8 तक होना चाहिए वैसे, और हीमोग्लोबिन जो है वो 12.4 है। तो हीमोग्लोबिन चलते मेरे जो आयरन इंजेक्शन लगती है जो ब्लड वाली, वो बंद कर दी गई है अभी फ़िलहाल के लिए। और प्रोटीन उन लोग का है कि 7 है, तो एटलीस्ट आप 8 कर लो अपनी प्रोटीन, और भी ज़्यादा इंटेक बढ़ाओ प्रोटीन खाने में। तो मैं पाउडर है प्रोटीन का, उन्होंने एक सजेस्ट किया प्रोटीन वाला पाउडर। पहले तो मैं प्रोटीन एक्स यूज़ करती थी, बट उन लोग के अकॉर्डिंग कि उसमें उतना प्रोटीन नहीं होता है, तो उन्होंने एक अपना दिया प्रोटीन का पाउडर, और उसको मुझे दूध में मिला के या पानी में मिला के किसी में, तो मैं आधा ग्लास दूध लेती हूँ रात को, तो मैं उसी में 2 चम्मच डाल के स्पून फुल ऑफ और ड्रिंक कर लेती हूँ। तो उतना मेरे प्रोटीन का इंटेक जो है कंप्लीट होता है, लाइक 40 ग्राम उसमें है प्रोटीन। और उसके बाद से मैं चने खाना छोड़ती नहीं हूँ
चने हो गए, अंडे हो गए, ये सब मैं लेती रहती हूँ। तो जैसे जैसे प्रोटीन बढ़ेगा आपकी बॉडी में, आपके मसल्स भी बढ़ेंगे और आपका वेट बढ़ेगा, सबसे अच्छी बात है। और प्लस आप थोड़े से हेल्दी हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं डायलिसिस का मेरे अपडेट के बारे में। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो हर हॉस्पिटल का अलग अलग चार्जेस है। जैसा अभी बताया पामा कैथ का नियर अबाउट 50-60,000 तक, तो मुझे जहां तक नॉलेज आई है अभी तक सुना है मैंने। हम लोग पूछते रहते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितना लगता है, कितना नहीं लगता है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सब ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी जगह से ही करवानी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत ख़तरा रहता है एक तो आप लोग जैसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इसके चार्जेस क्या है क्या नहीं है। तो यही कि आप कितने लोगों ने पूछा कि आपके पहले ट्रांसप्लांट में चार्जेस कितने थे। तो देखो अपोलो में हुआ था और उस टाइम जो एस्टिमेट उन्होंने दिया था इस वॉज लाइक 7 to 8 लाख। बट ले दे के आपको जब डिस्चार्ज होते हो तो आराम से, मतलब डायलिसिस के कॉस्ट और सारा कुछ बता के मैंने बोला था कि 14 से 15 लाख आराम से लग गए थे हमारे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद से आपका डिस्चार्ज कब होता है, 5 दिन बाद होता है, 7 दिन बाद होता है, कब होता है वो आईसीयू के कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अपने पास एटलीस्ट आपको 10 से 11 तो एज ए सेफ लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आप अपोलो वगैरह हॉस्पिटल्स में करा रहे हैं तो बाद गवर्नमेंट में करा रहे हैं तो उसमें तो चार्जेस नॉमिनल होते हैं थोड़े। सो गाइज़, अगर आपको भी और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप प्लीज़ मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उन सबके जवाब देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड लव। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा ज़रूर। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, डायलिसिस के रिगार्डिंग, तो मैं कोशिश करूँगी इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। तब तक आप देखते रहिए रश्मि सिंह व्लॉग्स। Thank you so much. Bye bye.